गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमने करना है पीपल्स का 7वां प्रैक्टिस सेट। 6 किए इससे पहले और उससे पहले 2 प्रीवियस इसके पेपर किए थे हमने। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? विच वन इज इरेशनल नंबर? परिमेय और अपरिमेय संख्या। हमारी जो परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होती हैं? जिसे भी हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख लें, जिसे भी हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख लें, यानी एक भिन्न के रूप में लिख लें, वो एक परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन जहाँ पर जो है पी आपका 0 हो सकता है, लेकिन क्यू आपका 0 नहीं होगा। क्यू कभी भी 0 नहीं होगा। पी आपका 0 हो सकता है, लेकिन क्यू 0 नहीं होगा। इस हिसाब से अगर मैं क्यू 0 अगर मैं पी 0 रख दूँ, पी की वैल्यू 0 रख दूँ, नीचे कोई भी संख्या हो सकती है, 5 है। 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करने पे हमें 0 ही मिलता है। इसका मतलब 0 क्या हो गई हमारी? 0 एक परिमेय संख्या हो गई। मना किया है कि क्यू 0 नहीं हो सकता। जैसे मैं अगर 5 को अगर 0 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलता है मुझे? इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइट क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो बेसिक समझ लीजिए। पहला पॉइंट, जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी परिमेय संख्या होती है। पी कभी पी 0 हो सकता है, लेकिन क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर हमने पी को 0 रखा, हमें 0 वैल्यू मिलेगी। एक हमारी 0 एक परिमेय संख्या हुई। क्यू को जब हमने 0 रखा तो हमें एक इनफाइनाइट मिलेगा। इसका मतलब इनफाइनाइट क्या है? एक अपरिमेय है, इरेशनल है। पहला पॉइंट क्लियर। इसके अलावा जितने भी हमारी इस तरफ हम लोग रैशनल लिख लेते हैं और इस तरफ इरेशनल लिख लेते हैं। परिमेय अपरिमेय। एक तो हमने देख लिया 0 हमारी क्या है? एक परिमेय संख्या है। और इधर हमने क्या देख लिया? हमारी इनफाइनाइट क्या है? अपरिमेय संख्या है। दूसरा, जितने भी हमारे प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक ले जाइए, चाहे प्लस में ले जाइए चाहे माइनस में ले जाइए। -1 -2 -3 ये सब क्या हमारी परिमेय संख्या में रखी गई हैं। जितने भी भिन्न हमारे 4/9 5/7 12/15 चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, 8/7 माइनस का 11/13 है, सही बटे में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब क्या हमारी रैशनल नंबर है। और दशमलव संख्या में समझिए 2.5 हमारी एक परिमेय संख्या, 2.56 एक परिमेय संख्या, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। 30.87 एक हमारी परिमेय संख्या। 2.535353 ये दशमलव आवर्त संख्याएं होती हैं, अनंत तक जा रही हैं, ये भी परिमेय संख्या में रखी गई हैं। 3.871 871 871 आवृत्ति और इनकी इनफाइनाइट तक, ये भी हमारी क्या है? ये भी हमारी परिमेय संख्या। लेकिन लेकिन 2.567 ये इनफाइनाइट तक जा रही है। दशमलव संख्या है, इनफाइनाइट तक जा, लेकिन ये रिपीटिंग नहीं, आवर्त संख्या नहीं है। तो ये हमारी किस में रखी गई है? इरेशनल में रखी गई है। 13.2134 ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये भी हमारी क्या है? एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। 3.14 आपकी परिमेय संख्या, लेकिन जो पाई है हमारी वो अपरिमेय, क्योंकि पाई की वास्तविक वैल्यू 3.14 ही नहीं होती, 3.14 से लेकर ये इनफाइनाइट तक चलती चली जाती है। ये हमारी अपरिमेय संख्या है। और समझिए,
रैशनल, इरेशनल। करणीय में ले लीजिए √5, नहीं सॉरी √25, चूंकि इसकी करनी सॉल्व हो जाती है, √25 की वैल्यू कितनी होती है 5, इसलिए ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। रूट क्यूब रूट 343 घनमूल इसका 7 बनता है, सॉल्व हो जाती है, सॉल्व हो जाती है, इसलिए ये क्या है, एक रैशनल नंबर। लेकिन जिसकी सॉल्व नहीं होती, √5 इसकी करनी सॉल्व नहीं होती। √7 इरेशनल नंबर, आप दो इरेशनल को जोड़ोगे तो अभी आपको इरेशनल मिलेगा, दो इरेशनल को घटाओगे आपस में तो अभी इरेशनल मिलेगा, ये भी अपरिमेय संख्या। ठीक, उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आएगी। इसी पे क्वेश्चन हमने 2 बनाए हैं, वो देखिए। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय हमारी, देखिए 0 हमारी परिमेय थी, 0 हमारी क्या थी, परिमेय थी, रैशनल नंबर, सॉरी 0 हमारी रैशनल है, इसकी करनी सॉल्व हो जाएगी, रैशनल नंबर है। ये भी हमारा रैशनल है, इसका मतलब ये बार लगा ऊपर, इसका मतलब क्या है, 1.76 बार का मतलब क्या है, 1.767676, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। दशमलव संख्या आवृत्त में है, इसीलिए ये कैसा है, हमारा परिमेय है। 3.14 ये भी परिमेय है, 3.14 ये भी परिमेय है, तो इसका मतलब इसमें अपरिमेय तो दिया ही नहीं है। मैं 5वां ऑप्शन जोड़ देता हूँ, पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, और ये इनफाइनाइट तक चलता चला जाता है। ये इनफाइनाइट तो जा रहा है लेकिन 14 नहीं जाता, 14 नहीं जाता, यहाँ पे 7 6 का रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन इसमें 14 का रिपीटेशन नहीं होता। इसका मतलब पाई हमारी क्या है, अपरिमेय है। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है, हमें रैशनल नंबर निकालना है। रैशनल नंबर, भाई इसकी करनी सॉल्व नहीं हो रही है, इरेशनल हो गया। जब इरेशनल को इरेशनल से घटाएंगे या जोड़ेंगे तो अभी रैशनल मिलेगा। 1.7312 इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी रैशनल हो गया, यही होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 1 2 1 2 1 2 का आवृत्ति हो रही है, अनंत तक जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, इरेशनल है। ये भी हमारी क्या है, इरेशनल है। ये भी हमारी क्या है, इरेशनल, और यही हमारा रैशनल है। नेक्स्ट, हमने 24 टू द पावर 23 प्लस 1 को डिवाइड करना है 25 से, और हमें क्या निकालना है, शेष निकालना, रिमाइंडर निकालना है। देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, आप 24 को, जैसे आप 24 को 25 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक पॉजिटिव रिमाइंडर मिलता है और एक हमें नेगेटिव रिमाइंडर मिलता है। पॉजिटिव रिमाइंडर यही हुआ क्योंकि ये 24 25 से छोटा है। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, 25 में से मैंने 1 घटाया, एक 24 25 से कम है ना, कितना कम है, 1 कम है, तो ये -1 हमारा क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, नेगेटिव रिमाइंडर। ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है। तो अब यहाँ 24 25 से कितना कम है, 1 कम है, तो मैं क्या लिख दूँ, -1 की पावर 23, और 1 पहले से क्या है, छोटा है, तो 1 यहाँ मिलेगा शेष। -1 की पावर ऑड है, -1 की पावर जब भी ऑड होती है तो माइनस को कितनी बार भी गुणा कर ले माइनस रहेगा। अगर -1 की पावर इवन होती है तो ये किससे बदल जाता है, प्लस से बदल जाता है। तो -1 की पावर ऑड है तो ये -1 रहेगा, तो -1 ये मिलेगा, +1 ये मिलेगा, और इस तरह से शेष कितना मिलने वाला है आपको, 0। नेक्स्ट, 37 की पावर कितनी है, 24 है, ये प्लस है, 1 है, इसे डिवाइड करना मुझे 38 से करना। तो अब 37 से 38 से 1 कम है, तो -1 कर दीजिए, 24। नेगेटिव रिमाइंडर का यूज़ किया हमने, माइनस है, इवन पावर है, प्लस में बदल जाएगा, और इस तरह से। अब देखिए ये 2 छोटा है ना, ये जब छोटा अंश जब छोटा तो यही रिमाइंडर होता है।
नेक्स्ट, एक आयताकार फर्श का क्षेत्रफल। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फर्श एरिया है, एक आयताकार फर्श है, इसका क्षेत्रफल यानी कि ये हमारे पास है 12.8 फीट और ये हमारे पास क्या है 8.8 फीट। इसमें बड़े से बड़े माप की कितनी वर्गाकार टाइल्स लगानी है? इसमें हमें क्या करनी है, बड़े से बड़े माप की वर्गाकार टाइल्स लगानी है और किसी भी टाइल्स को तोड़ना नहीं पड़ेगा आपको, पूरी पूरी एकदम फिट हो जाएंगी। तो ऐसी टाइल्स कितनी लगेंगी? इसके लिए क्या किया जाता है, इसमें जो टाइल्स की एक भुजा कौन देगी, इनका एचसीएफ निकाल देते हैं हम लोग। इनका एचसीएफ ही क्या होगा, वो बड़े से बड़े माप की टाइल्स की एक भुजा देगा। तो मैं 12.8 और 8.8 का एचसीएफ निकाल दूं। तो क्या करते हैं, पॉइंट पॉइंट हटा के मैं इसे 128 कर दूं अपॉन 10 कर दूं, इसे 88 अपॉन 10 कर दूं। अब हमें पता है भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ क्या करते हैं, अंशों का क्या लगाते हैं, क्योंकि क्या पूछा हम, एचसीएफ निकालना है, अंशों का एचसीएफ निकालें और हरों का क्या निकाल दें, एलसीएम। ठीक, भिन्नों का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो अंशों का एचसीएफ निकालेंगे और हरों का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। अगर हमसे एलसीएम पूछा तो यही उल्टा होता, अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। अब 128 और 88 का मुझे एचसीएफ चाहिए, तो 128 है और 88। हमने देखा ये 8 से कट रहा है तो 8 कॉमन ले लें, 8 1 8 6 48 8 11, अब कुछ कटेगा नहीं, इसके बाद कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ऊपर। और 10 का एचसीएफ तो 10 रहेगा, तो कितना हो जाएगा 0.8। ये 0.8 वास्तव में क्या होगा, इसकी भुजा की माप होगी, तो टाइल्स है उस भुजा की माप होगी 0.8 फीट होगी। अब हमने क्या निकालना है इसका, फिर से समझ लीजिए, 12.8 फीट का लंबाई है, 8.8 फीट की चौड़ाई है। इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो वास्तव में इसकी एक भुजा की माप देगा टाइल्स की। अब टाइल्स की संख्या निकालनी है, टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या निकलती कैसी है, हम आयत का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल कर लें। आयत का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, 12.8 इंटू 8.8 अपॉन टाइल्स का क्षेत्रफल वर्गाकार है 0.8 इंटू 0.8, पॉइंट की कहानी खत्म, पॉइंट की कहानी, ये बचे 11 16, 16 इंटू 11 176। तो टोटल कितनी हमें टाइल्स मिलेंगी, 176 टाइल्स मिलेंगी, 176 टाइल्स मिलेंगी। ये आपने जब एलसीएम निकाला था, एलसीएम में ये 16 और 11 निकला था। जब मैंने निकाला था 128 और 88 का एचसीएफ निकाला था, इसमें कॉमन क्या था हमारे पास, 8 कॉमन। तो मुझे क्या मिला था यहाँ पे, यहाँ मिला 16 और यहाँ पे मिला 11। वास्तव में इनका गुणा कर दे 176, तो यही मुझे क्या देगा, टाइल्स की संख्या देता है। इतना करने की जरूरत नहीं अगर आप समझ गए तो। जैसे मैं अगले क्वेश्चन में करूंगा अभी, एक आयताकार फर्श का क्षेत्रफल कितना है, फिर से यहाँ पे कितना है, ये 12.8 है और ये कितना है 11.2 है। इससे बड़े से बड़े माप की वर्गाकार टाइल्स लगानी है, कितनी टाइल्स लगेंगी बताया, इसकी जो माप होगी, इसकी जो भुजा होगी वो क्या होगी 12.8 और 11.2 का क्या होगी, एचसीएफ होगी। अब पॉइंटों में हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 128 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा इसके, और 112 पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा।
हमें एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वालों को मैं क्या निकालूंगा, एचसीएफ, और नीचे वालों क्या निकालूंगा, एलसीएम। अब 128 और 112, 128 और 112 का मुझे एचसीएफ निकालना है। क्या कॉमन है इसमें, 16 टे 128 था, 16 सत्ते 112, 16 कॉमन, 16 टे 128, 16 सत्ते 12। और देखिए आंसर क्या आएगा इसका, ये जो 8 और 7 को गुणा कर दो तो मैं 56 आ जाएगा इसका आंसर, यानी टोटल हमें 56 टाइल्स मिलेंगी। हाँ ठीक है, तो मेरा एचसीएफ कितना आ गया, बेसिक्स पे आ जाए, एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ हो गया 16, नीचे वालों का एलसीएम निकला 10 और 10 का एलसीएम कितना जाए 10, और इस तरह से एक भुजा की माप अगर पूछी जाती तो कितना था 1.6 सेंटीमीटर फिट है, फिट आता। अब मुझे क्या निकालना है, आयत में कितनी टाइल्स निकाली जा सकती हैं, तो टाइल्स की जो संख्या निकालनी है वो कैसे निकलेगी, फर्श का क्षेत्रफल यानी कि 12.8 इंटू 11.2 अपॉन टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स वर्गाकार है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई से 1.6 इंटू 1.6, 1.6 इंटू 1.6, पॉइंट से पॉइंट हट जाते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 पॉइंट नीचे, 2 डिजिट पहले पॉइंट नीचे, 16 अठे 128, 16 सत्ते 100 आ गया वही 8 सत्ते 56। अगर आप ट्रिक समझ गए तो बस इतना करना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रूट 15 प्लस 2, रूट 15 प्लस 2, रूट 15 ठीक है प्लस 2, ये निकालना है। ध्यान समझिएगा, इसकी ट्रिक है, कॉन्सेप्ट भी है इसका, हालांकि मैं ट्रिक समझाता हूँ आपको। क्या करना होता है, ये जो हमारा पास 15 है, 15 है, 15 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं, 15 के ऐसे दो फैक्टर बनाते हैं जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, जिनके बीच में इस 2 का डिफरेंस है, ये हमें क्या देता है, डिफरेंस बताता है। 15 के ऐसे दो फैक्टर बनाने जिनके बीच में डिफरेंस है, तो 5 3 15 होता है, 5 3 15 होते हैं। जब प्लस का साइन आता है, जब प्लस की सीरीज चल रही है, प्लस की सीरीज चल रही है, प्लस की सीरीज चल रही है, तो बड़े वाले को प्लस में और छोटे वाले को माइनस में, और यही हमारा आंसर बनते हैं। इसके आंसर हमारे +5 भी है, इसका आंसर हमारा -3 भी है, और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा इसका +5 -3, ये हमारे ऑप्शन पर निर्भर करता है कि किस तरह का आंसर है। तो हमारे पास -3 भी, 5 भी, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा है, 5 -3, अकेले -3 है नहीं, अकेले प्लस का 5 है नहीं, ये दोनों ही आंसर है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ट्रिक है कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट भी है इसका, ऐसा नहीं है। देखिए क्या करते हैं, ये जब प्लस की सीरीज चल रही है, ये प्लस की सीरीज चल रही है, रूट 15 है, ये रूट 15 है, 2 है, इनके इसका हम फैक्टर बनाते हैं, और फैक्टर क्या कहता है कि ऐसा फैक्टर बनाए जिसका डिफरेंस कितना मिले, 2 मिले। तो 5 3 15, हमने 5 ले लिया और 3 ले लिया। जब प्लस की सीरीज चलेगी तो ये प्लस में होता है बड़ा वाला, अगर माइनस की सीरीज चलती है तो माइनस वाला क्या होता है, बड़ा वाला माइनस में रखते हैं, माइनस। इस तरह से आंसर क्या होंगे इसके, +5 -3 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, वैसे एक एग्जाम्पल और लिया होगा, माइनस का है कि प्लस का, देखिए हाँ माइनस का, चलिए यहाँ से नहीं समझिए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, -4 √2। ठीक है, हमें इसका आंसर निकालना है। अब ये 21 के हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं, 21 के हमें दो ऐसे फैक्टर बनाने जिनके बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है। तो 7 3 21, 7 और 3 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 का है। क्योंकि माइनस की सीरीज चल रही है तो बड़ा वाला माइनस रहेगा इस बार, और छोटा वाला प्लस रहेगा। तो इसके आंसर क्या होंगे, इसका पहला आंसर तो हमारा -7 हो सकता है, दूसरा आंसर इसका +3 हो सकता है, और सबसे अच्छा आंसर जो होगा -7 +3। उम्मीद है ये ट्रिक समझ में आ गई, इसका कॉन्सेप्ट भी है। मैंने एक सीरीज नाम का टॉपिक पढ़ाया है, तो सीरीज में देख लीजिएगा, इस पर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। यहाँ क्या है, देखिए यहाँ पर एक समस्या है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये 2 कॉफिशिएंट था, 2 कॉफिशिएंट था, 2 गुणांक में था। यहाँ पे 4 कॉफिशिएंट है, 4 कॉफिशिएंट 4 गुणांक में है।
लेकिन अपने इस वाले क्वेश्चन में कोई कोफिशिएंट नहीं है। जब कोई कोफिशिएंट नहीं हो तो हमारा वहाँ पे कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। वहाँ पे गुणांक क्या होगा, 1 होगा। अब क्या करोगे, ये 56 के ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं जिनके बीच में डिफरेंस क्या आ जाए, 1 आ जाए। 56 के ऐसे 2 फैक्टर बनाइए जिसके बीच में डिफरेंस 1 आ जाए। तो 8 सते 56, 8 सते 56। अब चूंकि माइनस की सीरीज चल रही है तो बड़ा वाला माइनस में होगा, छोटा वाला क्या होगा, प्लस में होगा। अब देखिए, अब इस आंसर इसका तो आपको समझ में आ गया होगा आंसर। या तो इसका आंसर होगा -8, दूसरा आंसर इसका +7 भी है, और सबसे अच्छा आंसर क्या होगा, -8 या फिर +7। अब यहाँ पे -8 है हमारे पास है, माइनस का 7 है, प्लस का 7 नहीं है, माइनस का 3, ठीक है। तो हमारा यही आंसर दे दो भाई, नन ऑफ दिस नहीं दे देना, यही दे देना, क्योंकि हमारे पास है ना ये। नेक्स्ट, 10 मित्र एक रात्रि भोजन पर एक होटल में गए। भाई 10 लोग हैं, खाना खाने गए। उनमें से 9 में से प्रत्येक ने 80 रुपए का बिल दिया। इनमें 9 लोगों ने 80 रुपए का बिल दे दिया, यानी अब तक कितने का बिल हो गया, 700, 9 720 रुपए का बिल हो गया। 10वें ने औसत बिल से, औसत बिल हमने पता ही नहीं कितना, तो हमने मान लिया एवरेज बिल। एवरेज बिल कितना है, x रुपए का। तो 10वें जो ने दिया वो औसत बिल से 90 रुपए अधिक दे दिया, ठीक है। ये पूरे 9 लोगों ने बिल दिया और ये 10वें बंदे ने बिल दिया। 9 लोगों ने 80 रुपए, हर किसी ने 80 दिया, यानी 720 रुपए दे दिए। जो 10वां था उसने औसत बिल यानी x से 90 रुपए अधिक, ना 90 रुपए, ना 90 रुपए अधिक दिए, तो इसने इतने दिया। टोटल बिल कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर एवरेज बिल x है और 10 लोग हैं तो टोटल बिल हमारा कितना हो जाएगा, एवरेज को संख्या से गुणा कर दीजिए, 10x हो जाएगा। तो ये सब मिलाने के बाद, ये सब मिलाने के बाद हमारा कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। बस 720 है प्लस x प्लस 9 है, 10x है। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ये 729 कर ले, 729, और ये x इधर आके घटेगा हमारे पास, सॉरी गलती को कर रहा हूँ, 810 हो जाएगा। ये 810 हो जाएगा, ये x आके रह जाएगा 9x, 9 से काटो 90। टोटल बिल पूछा आपसे, इसमें कुल बिल कितने रुपए का था, तो कुल बिल हमारा 10x का था, तो 10 इंटू 90, 900 रुपए का था। बस खाली क्वेश्चन बनाना समझना है। एक क्वेश्चन और बनाया है, आप यहाँ दिक्कत होगी तो अगले में क्लियर हो जाएगी। देखिए, 7 महिलाएं एक किटी पार्टी के लिए एकत्रित होती हैं। टोटल हमारे पास 7 फीमेल हैं। इनमें से 6 में से प्रत्येक ने 120 रुपए का योगदान दिया, तो 6 लोगों ने हर 120 120 करके 12 6 72 720 रुपए यहाँ भी दे दिए। 7वें मेजबान महिला ने औसत खर्च से, औसत खर्च नहीं पता, औसत खर्च मान लेते हैं कितने रुपए का, x। 7वीं मेजबान जो महिला थी उसने औसत खर्च से 60 रुपए अधिक दे दिए। टोटल खर्च कितना हो जाएगा, कुल खर्च कितना हो जाएगा, भाई 7 महिला है, औसत खर्च x रुपए है, तो 7x हो जाएगा। और यहाँ इन 6 लोगों का योगदान और इस मेजबान का योगदान टोटल कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। 720 बस लिख देते हैं x प्लस 60, 7x, 720 और 60, 780, ये x द्वारा घट जाएगा, 6x, 6 से काट दिए, 13 छिंगड़ातर 130, x की वैल्यू हो गई 130। अब पूछा क्या है, मेजबान महिला ने कितने रुपए का सहयोग किया, तो मेजबान महिला ने कितने रुपए का सहयोग किया था, x प्लस 60, इसके बारे में पूछा है। यानी कि 130 में 60 जोड़कर 190 रुपए का सहयोग किया मेजबान महिला ने। अगर नहीं समझ में आया तो दोनों को फिर से देख लीजिए, तो रिकॉर्डेड है। एक फ्लाइट में कुल 135 यात्रियों में से 82 यात्रियों ने हॉट ड्रिंक्स, ठीक है, वेन डायग्राम पे बेस्ड है। हॉट ड्रिंक्स
कुल मिला के 135 यात्री हैं, उनमें से हॉट ड्रिंक्स पीने वाले कितनी हैं? 82 82 यात्री हैं। और कोल्ड ड्रिंक्स का ऑर्डर देने वाले कितने हैं? 95। कोल्ड ड्रिंक वाले कितने हैं? 95। तो ये हमारा रेड सर्कल किसे बताएगा? कोल्ड ड्रिंक पीने वाले को, जो दो भागों में बटा हुआ है, एक ये और एक ये। और हॉट ड्रिंक पीने वाले का सर्कल ये येलो वाला है, ये भी दो भागों में बटा हुआ है, ये और ये आप लोगों को पता होगा। ये केवल वाला होता है। ये कौन लोग हैं जो केवल कॉफी पिए हैं, और ये कौन लोग हैं जो कॉफी और हॉट ड्रिंक्स नहीं, सॉरी, कोल्ड ड्रिंक्स और हॉट ड्रिंक्स दोनों पिए हैं। ये किसका है? फिर से देख लीजिए, शायद गलत बोल दिया होगा। ये किसका है? केवल कोल्ड ड्रिंक पीने वालों का। ये किसका है? कोल्ड ड्रिंक और हॉट ड्रिंक पीने वालों का। ये किसका है? केवल हॉट ड्रिंक पीने वालों का है। अब आगे क्या कह रहा है? यात्री ऐसे 42 यात्री ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी। सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीने वाले ये है हमारा 42। ये वाला एरिया हमारा किसका है? जो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पिए हैं, 42। ये पूरा हमारा 95 एरिया है, ये सर्किल। उसमें से मैं 42 घटा दूं तो मुझे ये वाला मिल जाएगा 3, 53। यानी कि 53 यात्री ऐसे हैं जो कोल्ड ड्रिंक और हॉट ड्रिंक दोनों पीते हैं। 3, ठीक है। अब ये येलो वाला एरिया हमारा पूरा कितना है? येलो वाला एरिया हमारा कितना? 82। उसमें से ये वाला एरिया हमारा 53 है, तो केवल हॉट ड्रिंक वाला निकाल लें। 82 में से 53 माइनस करके 29। यानी कि ये वाला एरिया ये उन लोगों का है जो केवल हॉट ड्रिंक पिए, इन्होंने हॉट ड्रिंक का ऑर्डर किया है। यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो ये लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने लोगों ने कुछ ना कुछ कोल्ड ड्रिंक, कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक पी है। 42 ऐसे हैं जिन्होंने केवल कोल्ड ड्रिंक पी है। 29 लोग ऐसे हैं जिन्होंने केवल हॉट ड्रिंक पी है, और 53 लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों ही पिए हैं। बस। अब टोटल यात्री हमारे कितने हैं? टोटल हमारे यात्री कितने होते हैं? 135। तो कुछ ना कुछ पीने वाला निकालें, इनको जोड़ के 29 केवल हॉट ड्रिंक पिए हैं, 42 केवल कोल्ड ड्रिंक पिए हैं, 53 जो दोनों ही पिए हैं। ये कितने हो गए? 6, 5, 11, 110, तो यही हो गए। 2, 3, 5, 9, 14, 1 हो गए। यानी कि 124 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक पी है टोटल 135 लोग। तो 135 में मैं अगर 124 घटा दूं तो ये 11 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी पेय पदार्थ नहीं पिया है। नेक्स्ट देखिए, एक महाविद्यालय के 450 छात्रों पर एक सर्वे किया गया। ये सभी या तो फ्रेंच या फिर स्पेनिश बोलते हैं। ये सभी के सभी या तो फ्रेंच या फिर स्पेनिश बोलते हैं। ये स्पेनिश वाले, फ्रेंच और स्पेनिश वाले। तो रेड वाला जो दिखा रहा है सर्किल, वो उन लोगों का है जो फ्रेंच बोलते हैं। दो भागों में बटे हैं, ये केवल फ्रेंच बोलने वाले, और ये फ्रेंच के साथ साथ स्पेनिश बोलने वाले। इसी तरह से येलो वाला वो भाग है, दो भागों में बटा हुआ है येलो वाला, यानी स्पेनिश बोलने वाला सर्किल, केवल स्पेनिश बोलने वाले, और ऐसे लोग जो स्पेनिश के साथ साथ फ्रेंच भी बोलते हैं। अब आगे क्या कह रहा है? ये सभी के सभी या तो फ्रेंच बोल रहे हैं या फिर स्पेनिश बोल रहे हैं। इसका मतलब है कोई ऐसा नहीं है जो कोई भाषा और नहीं बोलता। मतलब कोई ऐसा नहीं है इन दोनों में कि जो फ्रेंच ना बोल रहा हो या स्पेनिश बोल रहा है, यानी यही दो भाषा बोलने वाले हैं ये पूरे 450 लोग। इसका मतलब ये पूरा एरिया हमारा पूरा क्या है? 450 का है। कोई भी ऐसा नहीं है जो गूंगा है। सभी ये 450 लोग या तो फ्रेंच बोल रहे हैं या फिर स्पेनिश बोल रहे हैं। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एरिया ही हमारा क्या है?
वो 450 का है। इनमें से 235 छात्र फ्रेंच बोलते हैं, 235, 235। मैं कलर यूज़ करता हूँ दूसरा। ये 235 लोग जो हैं फ्रेंच बोलते हैं, यानी कि ये पूरा एरिया वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 235 है रेड कलर। और 245 छात्र स्पेनिश बोलते हैं, 245 छात्र क्या बोलते हैं? स्पेनिश, यानी कि ये येलो वाला ये। ठीक। हाँ। कितने छात्र ऐसे हैं जो दोनों ही भाषा बोलते हैं, मुझे ये निकालना है। ये पूरा एरिया कैसे निकलता है? ये पूरा एरिया 450 होगा हमारा, है ना? पूरा ये यहाँ से लेके ये सारा एरिया, ये सारा एरिया, ये सारा का सारा एरिया क्या होगा? 450 का होगा। ये एरिया कैसे बनता है? इन दोनों सर्किल को जोड़िए। आप ये वाला सर्किल लीजिए 235 वाला। आपने जब 235 लिया, x आया, ये वाला एरिया, फिर आप ये लीजिए 245 का एरिया। जब आपने ये लिया तो Vx आया। इसका मतलब ये x 2 बार आ गया था, इसलिए मुझे ये एक बार माइनस करना होता है। तो मैं इसे 2 2 400 तो यही हो गए, और 35 80 480 हो गए। ये हो गया 480 माइनस x 450, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई? 30। तो ये लोग जो दोनों ही भाषा का प्रयोग करते हैं कितने हैं? 30 हैं। नेक्स्ट। एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को इस प्रकार बेचता है कि 16 वस्तुओं को क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। इसी स्टेटमेंट को पकड़िए। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। इसे मैं इक्वेशन के रूप में लिखता हूँ। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस समान है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। मैंने इस पूरे स्टेटमेंट को यहाँ से यहाँ तक के स्टेटमेंट को इक्वेशन के रूप में लिख लिया। उन्होंने कहा ना 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है 20 वस्तुओं के विक्रय। अब आपको पता होगा अगर 5a इजकल टू 7b है, a का रेशियो 7 होता है और b का रेशियो 5 उल्टा होता है। तो इसका मतलब है CP अगर हमारा 20 हो गया तो SP हमारा कितना हो गया? 16। यानी अगर आपने 20 रुपए में खरीदा है तो बेचा कितने में? उसे 16 रुपए में बेचा है। सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है? तो भैया क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है? 4 का। प्रतिशत लॉस निकालना, 4 का लॉस हो रहा है किस पर? लाभ यानी हमेशा किस पर लेते हैं? CP पर। ठीक है। 20% का क्या हो गया? लॉस हो गया। नेक्स्ट देखिए, फिर से वही क्वेश्चन बनाया है प्रैक्टिस के लिए। एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को इस प्रकार बेचता है कि 22 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। बना लीजिए। 22 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। बना ले। CP हमारा क्या होगा? 20। SP क्या होगा हमारा? 22। इसका मतलब 20 की खरीद रहे हो 22 की बेच रहे हो, तो प्रॉफिट हो गया भैया आपको। प्रॉफिट हो गया 2 का। हम प्रतिशत लाभ या हानि किस पे निकालते हैं? CP पे। 2 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे? 20 पे। 10% का प्रॉफिट है। एक व्यक्ति जब 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ठीक, चलिए नॉलेज, जब ये 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने गंतव्य पर पहुंचता है तो 12 मिनट क्या हो जाती है? इसको देरी हो जाती है, 12 मिनट लेट हो जाता है। इसका मतलब 12 मिनट इसने क्या किया? ज़्यादा ले लिया। और जब वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गंतव्य पर पहुंचता है, और जब वह 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो अपने गंतव्य पहुंचता है 12 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। 12 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, बिफोर द टाइम पहुंच जाता है। गंतव्य तक की उसकी दूरी क्या है? ये डिस्टेंस निकालिए, ट्रैवलिंग डिस्टेंस। चलिए देखिए,
ये हम रेशियो मेथड से बनाएंगे। इसकी स्पीड पहले केस में और स्पीड दूसरे केस में क्या है रेशियो, ये 48 थी तो ये 60, हम रेशियो लेते हैं 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यानी इनकी स्पीड का पहले अगर 4 की स्पीड से चल रही थी वो, तो अब 5 की स्पीड से चल रही है। ये हमें ये क्या टाइम डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है, टाइम डिफरेंस का कॉन्सेप्ट दे रखा है। 12 मिनट पहले लेट हो रही थी, अब 12 मिनट ये देरी पहले पहुंच जाती है। इसका मतलब इसने 12 मिनट ये कवर किया और 12 मिनट ये कवर किया, तो टोटल 24 मिनट उसने कवर किए हैं। बस यही कॉन्सेप्ट है। तो मैंने इस स्पीड को मुझ किससे बदलना है, टाइम में बदलना है। हमें पता है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड और टाइम एक दूसरे के कैसे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इनके टाइम उल्टे हो जाएंगे, टाइम उल्टे हो जाएंगे, यानी कि 5 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 4 इधर आएगा। इसका मतलब है पहले अगर ये 5 का समय लेती थी तो अब ले रही है 4 का समय, तो डिफरेंस कितना मिल गया यहाँ से रेशियो में 1। 1 की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 1 की वैल्यू मिली है 24 मिनट मिली है। पहले से बना है चाहे आगे से बना है, बाद वाले से बना है, तो 5 की वैल्यू कितनी जाएगी, 24 पंजे 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब है 2 घंटे। इसका मतलब है ये पहले वाले केस में 2 घंटे का समय ले रही है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में टोटल 2 घंटे का समय ले रही है। अब बना लीजिए डिस्टेंस, दूरी बराबर 4 गुणे समय, 48 किलोमीटर पर आवर, कितना समय 2, तो कितना हो जाएगा 96 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर। एक अच्छी तरह से समझ लीजिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है, कई क्वेश्चन आते हैं इसमें रेशियो मेथड से। एक क्वेश्चन और होगा उससे और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। मैं 2 क्वेश्चन बनाता हूँ, एक कॉन्सेप्ट है जिससे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर से देखिए, एक व्यक्ति जब 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो अपने गंतव्य पर 6 मिनट लेट हो जाता है, और जब 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वो 9 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, 9 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। कॉन्सेप्ट क्या मिला, टाइम डिफरेंस का, कितना कवर किया, 6 मिनट ये जो लेट हो रहा था उससे कवर कर लिया, और 9 मिनट पहले पहुंच गया, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 मिनट, उसने 15 मिनट को कवर किया है, टाइम डिफरेंस। अब टाइम के बीच में अंतराल है तो मुझे इन स्पीड को किससे बदलना पड़ेगा, टाइम में बदलना पड़ेगा। हमें पता है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। इसका मतलब है स्पीड और टाइम एक दूसरे के ठीक उल्टे होते हैं। तो मैं यहाँ से स्पीड का रेशियो बनाऊं पहले, 7 6 42, 14 14 दिया, 14 3 42, 14 चौक 56, तो ये हमारे क्या हो गए स्पीड का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया हमारा 3 और 4, पहले केस में 3 की चाल से तो दूसरे केस में 4 की चाल से चली। अब टाइम उल्टे होते हैं तो 4 और 3 कर दीजिए, तो पहले अगर 4 घंटे ले रही तो अब कितने घंटे ले रही है, 3 घंटे। कितने घंटे बचा लिया उसने, 1 घंटा। 1 घंटे का अंतर है, और यही दे रखा है कितना 15 मिनट का है। पहले केस से बनाओ चाहे दूसरे केस से बनाओ, कोई भी है, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, इसी से बनाते हैं। 15 चौक 60 मिनट हो गया, 60 मिनट का मतलब क्या हो गया 1 घंटा हो गया, यानी पहले केस में वो यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे में आई है, 1 घंटे में आई है। अब दूरी बराबर 4 गुणे समय, 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे में पहुंची, इसका मतलब है टोटल 42 किलोमीटर ही उसने कवर किया था। 70 पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, क्यू और आर मिलकर उसी कार्य को 60/7 डेज में कर सकते हैं। पी ने कार्य आरंभ किया और 3 दिनों तक कार्य किया, तत्पश्चात क्यू और आर बच्चे कार्य को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। आर और पी द्वारा उस कार्य को समाप्त करने में लगे दिनों के बीच अंतर क्या है। चलिए देखिए, पी और क्यू मिलकर एक कार्य को कर सकते हैं 6 दिनों में, क्यू और आर मिलकर उसी कार्य को कर सकते हैं 60/7 दिन। यहाँ एक गड़बड़ दिख रही है, गड़बड़ क्या है,
तो जब हम तुलना करते हैं किसी की, तो हम उस दो लोगों के बीच में अगर हमें तुलना करनी है तो उनको सेम काम देना होता है, तभी तो पता चलेगा कि कौन ज़्यादा एफिशिएंट, कौन अच्छा काम करता है, कौन बुरा काम करता है। अब यहाँ जब भी फ्रैक्शन में समय मिला हो, जब भी फ्रैक्शन में समय मिला हो, तो ये आपका काम होगा, ऊपर वाला क्या होगा, आपका वर्क होगा, और नीचे वाला क्या होगा, एफिशिएंसी होगी। क्योंकि टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, है ना। टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, या फिर किया जाने वाला कार्य किस पर निर्भर करता है, टाइम और मजदूर की एफिशिएंसी पर। तो ऊपर वाला जब भी ये समय हमें क्या दे रखा फ्रैक्शन में, तो हम कह सकते हैं कि 60 काम है और 7 एफिशिएंसी है, यानी क्यू और आर मिलकर 60 काम 7 एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं। अब समस्या यहाँ पे, आप यहाँ क्यू और आर से 60 काम करा रहे हो, लेकिन पी और क्यू से केवल 6 काम करा रहा हूँ। नाइंसाफी, तो मैं इसे क्या करूं, ऊपर और नीचे 10 से गुणा कर दूं, ताकि क्या हो जाए, 60 काम हो जाए और 10 एफिशिएंसी हो जाए। 60 काम ये दोनों 10 एफिशिएंसी के साथ, और ये 60 काम दोनों 7 एफिशिएंसी। तो इस तरह से पी और क्यू की कुल एफिशिएंसी मिलाकर 10 हो गई, और क्यू आर की कुल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 7। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब क्या हुआ है, पी ने कार्य आरंभ किया, ये रहा पी भैया, इसने कार्य आरंभ किया और 3 दिनों तक कार्य किया, 3 दिन तक काम किया, एक दिन है, 3 दिनों तक कार्य आप किया। तत्पश्चात क्यू और आर है, क्यू और आर आए, इन्होंने काम जो है टोटल 6 दिनों में खत्म कर दिया। अब कह रहा है आर और पी द्वारा उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त किया जाएगा, आर और पी द्वारा उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त किया जाएगा, ये कह रहा है। अब हमें पी की एफिशिएंसी नहीं पता, पी की एफिशिएंसी नहीं पता, लेकिन क्यू और आर की एफिशिएंसी पता है। पी द्वारा किया गया कुल कार्य क्यू आर द्वारा किया गया कुल कार्य बराबर होगा आर और पी द्वारा किए गए कुल कार्य के, क्योंकि इसने कहा ना आर और पी द्वारा उस कार्य को समाप्त करने में कुल कितना समय लगेगा। तो हम पी ने मान लीजिए पी एफिशिएंसी के साथ काम किया 3 दिन तक, इतना काम किया। फिर से समझते हैं क्या कह रहा, पी ने कार्य आरंभ किया, 3 दिन तक कार्य किया, इसका मतलब पी का 3 दिन तक कार्य इतना हुआ। उसके बाद क्यू और आर एक साथ 6 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद क्या हो, क्यू और आर एक साथ 6 दिन तक कार्य को समाप्त कर देते हैं। तो क्यू और आर मिलकर उस कार्य को 6 दिन के समाप्त कर देते हैं। यही जो टोटल कार्य है वो किससे कराना है, हमें आर और पी से कराना है। ठीक, कितने दिन में समाप्त करना है, एक्स दिन में समाप्त करा देना है, बस। पी की एफिशिएंसी हमें पता नहीं है, ना। आर और पी हमसे पूछा कुछ और है, आर और पी द्वारा उस कार्य को समाप्त करने में लगे दिनों के बीच अंतर क्या हुआ, ये कह रहा है भाई, गड़बड़ हो रही है, फिर से देखना पड़ेगा। यहां तक तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए कि पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, क्यू और आर मिलकर उसी कार्य को 60/7 दिन में कर सकते हैं, 60/7 दिन में कर सकते हैं। पी ने कार्य आरंभ किया, पी ने कार्य आरंभ किया, कितने दिन तक कार्य किया, 3 दिन तक किया। फिर बचा हुआ कार्य बचा हुआ कार्य फिर बचा हुआ कार्य किसने किया है, क्यू और आर ने। बचा हुआ कार्य क्यू और आर ने कितने दिन में किया, 6 दिन में किया है, ठीक है। चलिए, और टोटल काम देखिए, ध्यान समझिए, पी ने 3 दिन काम किया, तो पी की एफिशिएंसी मान लीजिए पी, क्योंकि हमें पता नहीं पी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 दिन में इतना काम किया। कार्य क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी, इतने दिन काम किए इन लोगों ने। फिर उसके बाद क्यू और आर आए, क्यू और आर की एफिशिएंसी कुल मिला के मिली हुई कितनी, 7। 7 एफिशिएंसी के साथ इन्होंने कितना काम कर दिया, 6। और टोटल काम कितना होना था, टोटल काम हमारा था ना 60, 60
साचिंग 42 इधर आके घटेगा, 18 बचेगा 18, ये हो जाएगा P इंटू 3। तो इसमें P की वैल्यू कितनी आएगी 6, P की एफिशिएंसी होगी 6, P की एफिशिएंसी हो गया 6। अब ध्यान समझिएगा आप लोग, P और Q की टोटल एफिशिएंसी है, P और Q की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 10 है। अगर P की एफिशिएंसी 6 है, P की एफिशिएंसी 6 है तो Q की एफिशिएंसी कितनी जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक। और इस तरह से ये 7 एफिशिएंसी किसकी है, Q की और R की। Q हमने निकाल लिया 4 एफिशिएंसी है, तो R की एफिशिएंसी कितनी जाएगी 3 हो जाएगी। R की एफिशिएंसी कितनी जाएगी 3, सबकी एफिशिएंसी मिल गई हमको, सबकी एफिशिएंसी मिल गई। अब चलिए क्या कह रहा है, आर और पी द्वारा उस कार्य को समाप्त करने में दिनों के बीच में अंतर। तो आर एस, अब आर से काम कराते हैं, आर 60 काम करेगा कितनी एफिशिएंसी के साथ, 3 एफिशिएंसी। इसका मतलब ये 20 दिन में खत्म कर रहा है। आर है और पी द्वारा कराना है। पी वो 60 काम करेगा कितनी एफिशिएंसी के साथ, पी की एफिशिएंसी कितनी है 6, 10 दिन में खत्म करेगा। तो दोनों के बीच में अंतर कितना आएगा, 10 दिन का आएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो मैं एक बार बता देता हूँ फिर से। देखिए क्या कह रहा है, P और Q मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, Q और R मिलकर उसी कार्य को 60/7 डेज में कर सकते हैं। अब यहाँ समस्या क्या है, आप Q और अब बताए थे टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, या फिर वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो टाइम, जब भी टाइम दे रखा हो तो ऊपर वाला वर्क में होता है, नीचे वाला एफिशिएंसी होता है। जब भी समय फ्रैक्शन में दे रखा होता है, जब भी समय फ्रैक्शन में देगा तो ऊपर वाला वर्क होगा और नीचे वाला क्या होगा, एफिशिएंसी। अब हम कह सकते हैं कि Q और R की कुल एफिशिएंसी को कुल काम दिया गया 60 और इन्होंने काम किया टोटल 7 एफिशिएंसी के साथ। P और Q को आप 6/1 कर लें, 6 काम दे रहे हैं और एक ही एफिशिएंसी बन रही है, गड़बड़ है। 60 काम इन दोनों को दिया तो 60 काम इसे भी देना पड़ेगा, उसके लिए मैं क्या कर दूं 10 से ऊपर गुणा कर दूं, 10 से नीचे गुणा कर दूं, तो 60 काम 10 एफिशिएंसी के साथ। अब हम कह सकते हैं कि Q और R 60 काम टोटल 7 एफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं, P और Q 60 काम टोटल 10 एफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं। यानी P और Q की एफिशिएंसी कितनी बन रही है, P और Q की एफिशिएंसी बन रही है आपके पास यहाँ 10 और Q और R की टोटल एफिशिएंसी कितनी बन रही है 7, बस। अगर यहाँ तक क्लियर है तो बाकी आगे अपने आप ही क्लियर होता जाएगा। अब क्या कह रहा है, P ने अकेले काम किया 3 दिन तक, तो मान लीजिए P का एफिशिएंसी P है, इसने कितने दिन तक काम किया 3 दिन तक काम किया। उसके बाद Q और R मिलकर काम कर रहे हैं, Q और R मिलकर काम किया, इन्होंने बचे हुए काम को खत्म कर दिया, कितने दिनों में खत्म कर दिया 6 दिन में, और टोटल काम खत्म हो रहा था वो कितना था 60। P की एफिशिएंसी नहीं मालूम, Q और R की एफिशिएंसी हमें मिली हुई है 7, तो 7 × 42 इधर आगे घटेगा 18 होगा 18। तो इस तरह से P की एफिशिएंसी मिलेगी कितनी आपको 6 मिलेगी, P की एफिशिएंसी हो गई 6। जब P की एफिशिएंसी 6 है, अब P की एफिशिएंसी 6 है और दोनों की 10 है तो इसकी Q की 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 है और दोनों की 7 है, इसका मतलब 3 हो जाएगी इसकी। अब करा लो जिससे भी कराना है। R और P के बीच में डिफरेंस, तो R से कराना है 60 काम, R से कराना, R की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो कितना हो जाएगा 20 दिन लगेंगे। और यही 60 काम आपको किससे कराना है, P से कराना है, P की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो यहाँ पे कितने दिन लगेगा 10, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा इनके बीच में 10। नेक्स्ट, A और B मिलकर एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, B और C मिलकर उसको 24/5 दिन में कर सकते हैं। अब फिर जब भी समय आपका फ्रैक्शन में आ रहा है तो यही इसका मतलब है ऊपर वाला वर्क होगा और नीचे वाले एफिशिएंसी मिलेगी। लेकिन अब समस्या फिर से है, यहाँ आप कह रहे हो 24 काम कर रहा है,
यहाँ आप कह रहे हो कि बी और सी 24 काम कर रहे हैं और यहाँ आप खाली ए और बी को 8 काम दिए हो, हम क्या करेंगे 24 बना दे, 24 काम बना दे, ऊपर नीचे 3 इंटू कर दें। इसका मतलब ये लोग अब 24 काम कितनी एफिशिएंसी के साथ करेंगे, 3 के। 24 काम ये लोग 3 एफिशिएंसी के साथ, ये लोग 24 काम 5 एफिशिएंसी के साथ। तो अब हम ये कह सकते हैं ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो टोटल 3 है, अगर वो 24 काम दिया जा रहा है उनको, और बी और सी की कुल एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, अगर ये टोटल काम 24 दिए जाते हैं इनको तो। अब आ जाइए, अब आगे कह रहा है ए ने कार्य आरंभ किया। चलिए, ए ने कार्य आरंभ किया। ए ने कार्य आरंभ किया और 2 दिन तक कार्य किया। तत्पश्चात बी आया, उसने 5 दिन तक कार्य किया। अंततः शेष कार्य सी ने, फिर आया सी, उसने कितने दिन तक काम किया, शेष कार्य सी ने 4 दिन में समाप्त कर दिया। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा बस यहाँ से चेंज है। अब ध्यान समझिए, ये यहाँ अकेले ए है, ये बी अकेले काम किया 5 दिन और सी अकेले 4 दिन किया, और टोटल काम खत्म हुआ है हमारा कितना, 24 काम। अब हमें समस्या है कि किसी एक की एफिशिएंसी अलग अलग मिली हुई नहीं है, जोड़े में मिली हुई है, ये जोड़े में एफिशिएंसी है, तो मुझे यहाँ पे भी जोड़े में बनाना पड़ेगा। क्या करूंगा, ध्यान समझिए यही स्टेप। ए और बी का 2 दिन का काम मैं एक साथ ले लेता हूँ, क्योंकि ए ने 2 दिन किया ना, इससे ज्यादा तो कर नहीं सकता था, इससे ज्यादा नहीं किया, 2 दिन किया इसलिए 2 दिन। और बी के 2 दिन काम मैंने इसके साथ ले लिया। अब बच्चा हमारे पास बी के पास 3 दिन का काम, बी के और सी का एक साथ ले लेता हूँ, 3 दिन ये और 3 दिन ये, 3 दिन का काम ले लेता हूँ मैं। अब सी के पास क्या बचता है, 1 दिन का काम बचता है, ठीक। और टोटल काम हमारे पास 24 होना है, ध्यान समझिए। अब ए और बी ने 2 दिन काम किया, एक साथ ले लिया, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो टोटल काम इन्होंने किया यहाँ 3 दूनी 6। फिर बी और सी ने 3 दिन का एक साथ लिया गया है, और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। सी की एफिशिएंसी, इन्होंने 1 दिन काम किया, सी की एफिशिएंसी नहीं पता, 6 8 है ना, 6 8 14 है, सॉरी 6 है, और ये 15 है, 6 15 21, 3। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, सी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3। अब बस सी की एफिशिएंसी 3 है और दोनों की एफिशिएंसी 5 है, यानी बी की एफिशिएंसी 2 हो गई। बी की एफिशिएंसी 2 है, दोनों की एफिशिएंसी 3 है, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी 1 होगी। अब तीनों से काम कराना है, बस करा दो भाई। तीनों से टोटल कितना काम कराना है, 24 काम कराना है। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 2 5 और 1 6, तो कितना आएगा, 4। ये बार लगा इसमें। आपको पता है वॉट मास में क्या होता है, वॉट, वी वॉट कहते हैं, वी वी ओ डी वॉट मास। वी का मतलब विनकुलम, यही हमारा विनकुलम जो बार लगा है, यही होता है विनकुलम बार। सबसे पहले इसी सॉल्व करते हैं, फिर हमारे ब्रैकेट्स को सॉल्व किया था, फिर हम ऑफ यानी कि का ही ए को सॉल्व करते हैं, फिर हम डिवीजन भाग को सॉल्व करते हैं, फिर हम मल्टीप्लिकेशन, गुणे को सॉल्व करते हैं, फिर हम एडिशन जोड़ को सॉल्व करते हैं, फिर हम सब्ट्रैक्शन घटाने को सॉल्व करते हैं। ये सब सिंप्लीफिकेशन में आपने सुने होंगे, सीखे होंगे, इनके बारे में कुछ पॉइंट हैं अच्छे अच्छे, वो भी सीखे होंगे। तो हमारा टारगेट क्या है, पहले इनको सॉल्व करना। तो मैं इसे अलग सॉल्व करता हूँ। मेरे पास क्या है, यहाँ सॉल्व करते हैं, 4 5/6 माइनस का 2 3/8। देखिए सही वालों को अलग सॉल्व कर लीजिए, 4 में से 2 जाएगा,
2 बचेंगे हमारे पास। 5/6 है, 3/8 है। 5/6 और 3/8 को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 6 और 8 इनका एलसीएम होता है 24। इसे 24 बनाने के लिए मैं 3 से गुणा करूंगा, नीचे और ऊपर दोनों ओर। इसे 4 से गुणा करूंगा 24 बनाने के लिए, नीचे और ऊपर दोनों ओर। अब जब हर समान होते हैं तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं ऊपर वालों को। 20 में से 9 जाएगा 11, 2 सही, 11/24 तो हमें ये मिल गया। इसकी कहानी खत्म। अब ये हमारे पास बचता है 3/7 मल्टीप्लाई बाय 2 11/24। गुणे में हमें सॉल्व करना पड़ेगा इनको, इसको सिंपल करना पड़ेगा। 7 या 21, 3 24/7, 24 दूनी 48 और 11 59/24। ये कैंसिल कर, ये हो जाएगा। सही बट्टे बदल लें क्योंकि आगे सही बट्टे का यूज है, सही बट्टे बदल लेते हैं। 7 8 56, 3/7 हो गया ये। तो यहाँ तक कहानी हो गई हमारी यहाँ तक। तो अब हमारे पास ये बचता है, इसे भी सॉल्व कर लें। 8 3/7 माइनस का 5 2/7। 8 में से 5 जाएगा हमारे पास 3, तो ये अलग सेव कर लें। 3/7 है, 2/7 है, भाई 1/7 मिलेगा। 3 सही, 1/7 ही। अब खाली हमारे पास यही बचता है, तो ये तो सिंपल कर लो। 7 7 या 21 3 24/7 और हमारे पास क्या है 14/19। 7 दूनी 14, 48/19 क्या ऑप्शन में है? नहीं है। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 10/19 है नहीं इसमें। मुझे तो लगता है मैंने सही क्या है, तो 2 सही 10/19 तो ऑप्शन में है, लेकिन 6/19। हाँ सही क्या, 8 से 5 क्या 3 बचता है। 3, अच्छा ये 1/7 बचेगा, सॉरी, यहाँ पे 1/7 बचेगा, है ना। 3 में से 2 जाए 1/7 बचा, 7 या 21 और 1 22/7 है। बचा हमारे पास 14/19। 7 दूनी 14, 44/19। हाँ आ जाए 19 दूनी 38, 6/19, तो सही 6/19। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो बॉड मास के अनुसार पहले से हम लोग वैसे तो काकी के ब्रैकेट्स सॉल्व होते हैं ना, ब्रैकेट्स पहले सॉल्व करते हैं। तो 1 से 1 की कहानी खत्म। अब 1/2 है माइनस 1/3। एक के केस में जैसे 1/2 माइनस 1/3 है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं? जब एक के केस में इधर से घटाते हैं, 3 में से 2 जाएगा 1 और 3 दूनी 6। घटाने के केस में भी कर सकते हो, जोड़ने के केस में भी कर सकते हो। इस तरफ से 11 में से 5 जाएगा 6, 11 पंजे 55, जोड़ भी सकते हैं आप लोग। 1/7 प्लस 1/9, 9 7 16, 9 सत्ते 63। तो 1 से 1 चला गया था आपका, सही से सही चला गया। 1/2 माइनस 1/6, 1/6 तो इसकी आ गई, 1/6। अब हमारे पास क्या बचता है, माइनस का यहाँ कर दें, इसकी कहानी खत्म। हमारे पास बचा 1/6 बचा। अब कौन सा सॉल्व होगा आपको पता है, का की के पहले सॉल्व होता है, तो अब इसे तो सॉल्व सिंपल करना। 7 दूनी 14 और 2 16/7, 13 और 4 17/13, 13 कम 13, 4 17/13। अच्छा, ये का मतलब गुणा ही होता है। अब ये डिवीजन वाला, डिवीजन को मैं जैसा ही गुणे में बदलूंगा तो ये पलट जाता है, फिर पलट जाएगा। जैसे अगर मान लो 5/3/7 है, मैं इसे इंटू में बदलूंगा तो ये भिन्न पलट जाएगा। तो ये जैसे इंटू में बदलो तो पलट जाएगा, 91/68 हो जाएगा।
13 सत्ते 91, 17 चौक 68, 4 चौक 16। तो ये पूरा हमें कितना मिल गया? 4 हो गया। और हमें क्या बचा था? माइनस का 1/6। 4 में से जाएगा ना, प्लस का तो है नहीं, तो 3 से 5/6 आना चाहिए, जो नन ऑफ 30 है तो 30 ही। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी होंगी। आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाना है, टेस्ट पेपर दीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए जितना हो सके उतना, अगर मैथ्स में कमांड करनी है तो, क्योंकि आपके पास समय कम है। जीएस का यूज़ कम से कम कीजिए, जीएस कम से कम पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, हिंदी पढ़िए, मैथ्स अच्छी तो मैथ्स पढ़िए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, यूपीजी के पढ़ लीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।